अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान पे रखे। आज का हमारा टॉपिक बॉइलिंग का हो या बॉइलिंग पॉइंट का हो या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये सब मिलता जुलता हुआ है। और इसी की तरह एक और टॉपिक हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, एवापोरेशन। एवापोरेशन के अंदर भी हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं और बॉइलिंग के अंदर भी यही फिनोमिना होता है कि कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। एवापोरेशन एक अलग चीज़ है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता। पूरा डिटेल मेरे चैनल के अंदर मौजूद है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी डाल दिया ताकि वो भी आप देख लो। वहां पर भी हमने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया था, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस था, वो सराउंडिंग से खुद एनर्जी ले रहा होता है। ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पर हम हीट खुद प्रोवाइड करते हैं, वो सरफेस फिनोमिना होता है, सराउंडिंग से एनर्जी आता है, सरफेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, मॉलिक्यूल को लेकर फुर हो जाता है। इसके अंदर ऐसे नहीं होता है, इसके अंदर हम हीट प्रोवाइड करते हैं और फिर पूरा प्रोसेस होता है। क्या होता है वो तो अंदर हम डिटेल पढ़ेंगे तो नजर आ जाएगा। दोनों का डेफिनेशन भी अलग अलग आपको मिलेगा और इसके बाद वाली एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर बॉइलिंग और एवापोरेशन के दरमियान पूरा डिफरेंस देख लेंगे। अच्छा, एक टर्म और इसके अंदर वेपराइजेशन का नजर आ रहा होगा। वेपराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी मैटर को हम वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर दे, गैस में कन्वर्ट कर दे। तो इसमें से दो तो ये लिखा हुआ, एक और होता सब्लिमेशन, लेकिन उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस में, तो सॉलिड वाले चैप्टर में हम देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल हमने बात करनी है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर एक हम पढ़ चुके हैं बॉइलिंग। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये वेपर प्रेशर बहुत अहम वर्ड है क्योंकि अभी डेफिनेशन का सारा कहानी यहीं से निकल कर आएगा, जो हम थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहो या एक्सटर्नल प्रेशर, एक ही चीज है, चल जाएगा दोनों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगा रहा होता है। अब जमीन के हिस्से में देखोगे सी लेवल में तो वहां पर हमारा 760 होता, 1 एटीएम होता, फिक्स होता है। लेकिन जमीन से ऊपर चले जाए या तो डेप्थ पे चले जाए तो वहां पर अलग हो जाते हैं। सारा हमने प्रेशर वाले टॉपिक में अलग से पढ़ा था, आपको स्क्रीन में थंबनेल दिख रहा होगा। ये सारा वीडियो इसी के हवाले से, जब डेप्थ में जाते हैं, जब हाइट में जाते हैं, एल्टीट्यूड में जाते हैं तो प्रेशर चेंज हो सकता है। जमीन के एटमॉस्फेयर प्रेशर में बात करोगे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जमीन एट सी लेवल, ये कंफर्म है कि 760 टॉर होता है। 760 टॉर बोलो या तो एटीएम पे बात करो, ये दोनों हो सकता है। एटीएम पे 1 होता है और टॉर में होगा तो ये 760 टॉर होगा। ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कौन वेपर प्रेशर है? तो देखिए ये लिक्विड है, यहां पर अब कोई भी लिक्विड लिया जा सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैं यहां पर वाटर ले लेता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों ने याद किया होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हर बार 100 डिग्री ऐसा लाजमी नहीं होता, ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहां पर हीट मौजूद है क्योंकि बॉइलिंग जब भी आप कर रहे होते किसी लिक्विड को तो उसके अंदर हीट को देना पड़ता है। अगर वो उसने सराउंडिंग से एनर्जी ले लिया तो फिर तो वो एवापोरेशन में चला जाएगा। हमने इसके अंदर हीट को प्रोवाइड किया, यहाँ पे मौजूद है लिक्विड। जब अंदर हीट को प्रोवाइड करेंगे तो अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है हाफ mv²। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी का एक और टर्म भाई काइनेटिक एनर्जी एवरेज, बल्कि ये भी लिख देता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। यही है कि भाई जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी अंदर बढ़ रहा होता है तो अंदर टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है। तो हमने इसके अंदर हीट देना स्टार्ट किया। जब से ही आप हीट देना स्टार्ट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी अंदर बढ़ेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। स्टार्टअप मैंने लिया 25 डिग्री सेल्सियस से। जब यहाँ पर हीट देना स्टार्ट किया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल के दरमियान वेलोसिटी वगैरह भी बढ़ेगा और लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ये मॉलिक्यूल जो यहाँ से है ना, ये बनना स्टार्ट होगा वेपर। तो अब वेपर का भी कोई ना कोई प्रेशर होगा क्योंकि वेपर गैस है। अब गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, फिर नीचे भी टकराएंगे और ये ऊपर जाने की भी कोशिश करेंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। अब 25 डिग्री में जब आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम भी वेपर बन रहा था और उस टाइम वेपर का प्रेशर हमारे पास जो किताब वगैरह के अंदर लिखा हुआ होता है 24 टॉर है भाई। उस टाइम जब आपने इसके अंदर टेम्परेचर और हीट दिया तो अंदर टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाकर मैंने कर दिया इसका 50 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल और वेपर में बदलेंगे और अंदर प्रेशर लगाना शुरू होंगे और 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो प्रेशर होता है वेपर का, ये जो मैं प्रेशर लिख रहा हूं वेपर का लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं वीपी,
ये पूरा वेपर प्रेशर हो रहा है जो लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर बना रहा है, क्योंकि यहां पर यही वर्ड लिखा वेपर प्रेशर, लिक्विड प्रेशर नहीं। हीट देने की वजह से जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसके वेपर प्रेशर की बात कर रहे तो 50 डिग्री के अंदर होता है 95 टॉर। क्या ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर, जो नीचे से लग रहा है वेपर लगा रहा है और ऊपर से एटमॉस्फेयर लगा रहा है, क्या वो दोनों बराबर है? तो जवाब है नहीं, वो 760 है और अब तक ये टेम्परेचर हीट देने की वजह से टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंचा, जहां पर प्रेशर 95 टॉर है, सॉरी जहां पे वेपर का प्रेशर 95 टॉर है। तो ये उसका मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। 95 टॉर ऊपर से 760 टॉर, वो इसको दबा देगा और नीचे बैठा देगा, तो वेपर उड़ नहीं पाएगा यहां से। अब इसको उड़ना है, इसको उसके जब तक बराबर नहीं पहुंच जाए ना, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। यही डेफिनेशन में लिखा रहता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना आ जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट उस टाइम तक नहीं कह सकते। टेम्परेचर तो अभी भी 50 डिग्री है। अब मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया यहां पर, और टेम्परेचर बढ़ाते हुए मैं इसको लेकर चला गया 90 डिग्री सेल्सियस के अंदर। 90 डिग्री सेल्सियस के अंदर इसका जो प्रेशर है 530 टॉर है। क्या अब ये वेपर और भी बना इसके अंदर? यहां और थोड़ा सा वेपर वगैरह अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो बढ़ा दूं। अब 90 डिग्री में ये 530 है इसका वेपर प्रेशर और ऊपर का 760। अभी भी ऊपर वाला ज्यादा है तो ये मुकाबला नहीं कर पाएगा, ये उड़ना चाहेगा, वो उसको बोलेगा नीचे बैठ जाओ, वो उसको दबा देगा दोबारा से। और मैंने इसके अंदर हीट प्रोवाइड किया, जब और हीट प्रोवाइड करूंगा तो अंदर और टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं इसको लेकर चला जाता हूं 99 डिग्री सेल्सियस तक। इस वक्त इसका जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर, वो पहुंच चुका होगा 740 टॉर पे। क्या अब ये उड़ सकता? तो नहीं, अभी भी थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर 760 है और यहां पे 740 है। ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाले से जो प्रेशर जा रहा है वेपर का वो कम जा रहा है। और आप टेम्परेचर प्रोवाइड करिए, और टेम्परेचर मैं इसको लेकर चला गया 100 डिग्री सेल्सियस तक का। इस टाइम होता है 760 टॉर। अब तमाम के तमाम वेपर प्रेशर, जो लिक्विड वेपर बना रहा उसका प्रेशर भी 760 हो गया और एटमॉस्फेयर का भी 760 हो गया। अब हो गया दोनों बराबर। अब ये जो वेपर इसके अंदर नजर आ रहे थे, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो वेपर में बदल रहे थे, वो अब इसमें से फुर्र हो सकते हैं, आराम आराम से मॉलिक्यूल गायब होते रहेंगे। और जैसे आप इसके अंदर हीट प्रोवाइड करते रहिएगा, एक वक्त ऐसा आएगा पूरा कंटेनर ही खाली हो जाएगा। ये काम आप घर में भी करके देख सकते हो कि चूल्हा जला लीजिए, कोई बर्तन रखिए और उसके ऊपर उसके अंदर पानी डाल दीजिए और बैठकर देखिए, आधे एक घंटे बाद वो बर्तन में से पानी सारा गायब हो जाएगा। सारा पानी गैस बनकर, वेपर बनकर यहां से उड़ जाएगा। अब भी अगर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, अब अगर आपने इसके बाद भी हीट दिया ना, तो अब वो काइनेटिक एनर्जी अंदर नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब इसका 100 रहेगा। ये अगर कोई पूछेगा भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 100 आ गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब जो हम काइनेटिक इसके अंदर हीट को प्रोवाइड करेंगे, वो अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने में काम आएगा। अंडर टेम्परेचर को अब ये नहीं बढ़ाएगा, ख्याल रखिएगा इस चीज का। आप ये नहीं सोचिएगा अच्छा अगर और मजीद हीट देंगे तो अब टेम्परेचर 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो हीट प्रोवाइड करिएगा, क्योंकि स्टार्टअप में जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे ना, वो अंदर स्टोर हो रहा था। अब जो आप हीट स्टोर हो रहा था तो अंदर भी टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, अब स्टोर नहीं होगा। अब जितना भी आप हीट इसके अंदर प्रोवाइड करोगे, हीट एनर्जी, अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंडिक, कोई सा भी बॉन्ड वगैरह होगा, उन सबको तोड़ने में काम आएगा। अब ये जो आपको ये वाला चीज जो है ना, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, और ये सारी बात अभी मैंने ना सी लेवल पे की है। सी लेवल के अंदर ही 760 होता है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट जो निकल कर आया है ना, इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। 100 बॉइलिंग पॉइंट है, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जो सी लेवल पे आप निकालो, आपकी किताब के अंदर जितने भी बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए रहते हैं, अल्कोहल का हो या किसी भी लिक्विड का हो, वो असल में सी लेवल पे लिखा रहता है। अगर सी लेवल से हटकर आप काम करिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास चेंजिंग आ जाता है। जैसे अगर मैं एक ऐसी जगह में चले जाऊं जहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर इन केस 530 टॉर हो, तो क्या इसका भी बॉइलिंग पॉइंट, ये वाले लिक्विड का भी 100 होगा क्या? तो जवाब है कि नहीं। देखिए जब स्टार्टअप होगा तो 25 डिग्री में इसका जो प्रेशर होगा ये तो 24 टॉर होगा वेपर का प्रेशर, ये तो कंफर्म है। जब अब इसके अंदर और हीट प्रोवाइड करिए तो ये पहुंच गया 50 डिग्री सेल्सियस तक का। अब अगर मैंने इसका प्रेशर चेक किया तो ये होगा 95 टॉर।
क्या ये उसका मुकाबला कर पाएगा? तो जवाब है नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 530 लगा रहा है और यहाँ पे 95 टॉल लगा रहा है। अब आपको इसके ना और हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब आप हीट प्रोवाइड करिएगा तो ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर इसको ले जाइए 90 डिग्री सेल्सियस तक का। और अब आप इसके अंदर चेक करिएगा तो 90 के अंदर कितना होता है? 530 टॉल बराबर हो गया। सारे जो यहाँ पे वेपर के मॉलिक्यूल है ये आपके यहाँ से जो वाटर जो कन्वर्ट हुआ वेपर के अंदर वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और चीज का ख्याल रखना है कि जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचता है ना, जब ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों बराबर होता है तो पहचान होता है इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोग इसको कॉलेज के अंदर और स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल करोगे तो इस तरह से आपको दिखेगा कि अंदर बबल्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी ऐसा होता है और ये बबल्स वगैरह तभी बनता है जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर दोनों बराबर होता है। तो आपके यही तरीका कार होता है थर्मामीटर लगा के, अगर आपको मालूम करना है कि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो आप इसी तरह से मालूम करते हो, थर्मामीटर के अंदर चेक करते रहते हो कितना टेम्परेचर जा रहा है और ये देख रहे बबल्स आ रहे कि नहीं आ रहा। जैसे ही बबल्स आना स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल रोक देते हो और आप बता देते हो इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ये है। तो हर लिक्विड का अलग अलग हो सकता है। दूसरे वाले में भी यही है कि भाई इसके अंदर भी जैसे ही ये बराबर हो गया 530 और ये 530 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया, यहाँ पर हमारे पास पहुंच गया ये बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, दोनों के अंदर जाहिर सी बात है लिक्विड के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, फिर सरफेस में जाएंगे और वहां जाकर गायब हो जाएंगे। सरफेस फिनोमिना ये भी था और सरफेस फिनोमिना एवापोरेशन भी था, लेकिन उसके अंदर ना सराउंडिंग से एनर्जी सिर्फ एवापोरेशन पे आ रहा था और निकल जा रहा था, स्केप हो जा रहा था, फरार हो जा रहा था मॉलिक्यूल। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर पूरा नीचे से होते हुए ऊपर जा रहा था। दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, डिफरेंस वैसे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे भी। अब आपने इसके अंदर मजीद हीट टेम्परेचर कितना हो गया लिक्विड का? 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब अगर मैंने इसके अंदर और हीट को प्रोवाइड किया ना तो अब वो अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा तो टेम्परेचर 90 से बढ़कर 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब जो भी आप इसके अंदर हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो काम आएगा अंदर बॉन्ड को तोड़ने में, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो वेपर बन के आसानी से उड़ेगा। इसी तरह से हम किसी ऐसे जगह में चले जाए जहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए। मान लो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो गया 1500 टॉर, ये तो बहुत ज्यादा है। तो अब आपने इसके अंदर हीट दिया 25 में कितना होता है भाई? 24 टॉर होता है। अब मैं टॉर नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। आपने इसके अंदर हीट बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं हीट बढ़ाऊंगा इसके अंदर तो टेम्परेचर हो जाएगा ना 50 तक लेकर जाता हूं। 50 डिग्री में कितना होता है? वही वाला लिख देता हूं, 95 टॉर है। तो भाई ये मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो 1500 है, ये 95 है। आपको इसके अंदर और हीट को बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसको हीट को लेकर चला गया 100 डिग्री सेल्सियस तक का। 100 डिग्री के अंदर वो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 760। ये चीज एमसीक्यूज के अंदर भी आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, और क्योंकि अब तो वाटर बॉयल नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर नहीं हुआ, आपने टेम्परेचर और प्रोवाइड करना है। जैसे ही आप यानी कि हीट और प्रोवाइड करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैं इसको लेकर चला गया 110 डिग्री सेल्सियस तक का। उस टाइम जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो होता है 1100। तो अब भी बराबर नहीं हो पाया, आपने इसके अंदर और मजीद टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। और मैं इसको मतलब हीट बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और मैं इसको लेकर गया 120 डिग्री तक का। अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो बन गया 1500 टॉर। अब हो गया बराबर। अब अगर मैंने इसके अंदर हीट को प्रोवाइड किया तो वो ये काम नहीं करेगा कि अंदर टेम्परेचर और बढ़ाएगा, नहीं। टेम्परेचर कितना हो गया अंदर? 120। ये समझ लीजिए कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब जो हीट को आप प्रोवाइड करोगे वो बॉन्ड को तोड़ने में काम आएगा और जितने भी मॉलिक्यूल इसके अंदर से उड़ना है सारे के सारे मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ जाएंगे। हालांकि जब तक वो मुकाबला कर सक रहा था मॉलिक्यूल को दबा रहा था वेपर को, लेकिन जब बराबर हो गया तो अब वो दबा नहीं सकता, सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर से उड़ जाएंगे। अब इसी तरह से एक और आप लोग कहानी सुनो, एक छोटा सा और बनाया हुआ है कि इन केस किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में चले जाए जहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत कम हो, यानी कि 24 टॉर हो, बहुत कम है ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। आपने इसके अंदर हीट प्रोवाइड किया, हम समझ लेंगे थोड़ा सा ना ठंडा पानी है, तो ये हम ले लेते हैं ठंडा पानी, हम इसको ले लेते हैं 10 डिग्री से। 10 डिग्री में जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो आपको कहीं से भी इंटरनेट वगैरह में देखिएगा तो आपको मिलेगा 9 टॉर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ऊपर 24 है, ये 9 है, ये बराबर नहीं हुआ। आपने इसके अंदर थोड़ा सा और हीट प्रोवाइड किया और ये 10 के बजाय पहुंच गया 20 में। 20 में डिग्री सेल्सियस के अंदर इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो होता है 18 टॉर। अब भी बराबर नहीं हुआ और आपने इसके अंदर टेम्परेचर को प्रोवाइड किया 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर 24 टॉर हो जाएगा। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे
लिक्विड आपका वेपर में जाना शुरू हो जाएगा, यहां बबल्स बनना शुरू हो जाएगा। कितने टेम्परेचर में? सिर्फ 25 डिग्री में, और यहां से ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कितना कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो हम तो ये याद करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का होता है। ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर में। वो अलग बात है, जमीन के लेवल में कहीं पर भी चेक करोगे तो आपको 100 मिलेगा। अगर मैं पूछूं कि भाई इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना है, तो ये 24 टॉर होगा, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका 25 डिग्री सेल्सियस। तीनों ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका, तीनों पानी बॉयल हो गया। ये पानी भी उबल रहा है, ये भी उबल रहा है, ये भी उबल रहा है, ये भी उबल रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि उबलते हुए पानी में हाथ डालना है, तो आपको तो सुन के लोग घबरा जाएंगे, उबलते हुए पानी में हाथ डालना है, ये कैसे मुमकिन है? मैं डाल सकता हूं, इन तीनों में तो नहीं डालूंगा, इसमें हंसते हंसते डाल दूंगा। टेम्परेचर टोटल कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। ये तो नॉर्मल घर का पानी है जिससे हम नहा सकते हैं, तो हाथ डालना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, अगर इनमें से किसी में हाथ डाल दे तो बहुत बड़ा मसला आ जाएगा। सबसे गर्म पानी जो इसके अंदर है, ये अगर मैं इसके अंदर हाथ डाल दूं तो पता नहीं हाथ जब निकालूंगा तो किस हालत में निकलेगा। उससे ज्यादा सबसे ज्यादा खतरनाक ये है, उससे कम खतरनाक ये वाला होगा, उससे कम ये होगा, और सबसे कम ये तो कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा। ये तो इतना मतलब पानी बॉयल हो गया, इस बॉइलिंग पॉइंट में इस पानी को मेरे ऊपर भी डाल दिया जाए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर इसको उबलते हुए पानी को मेरे ऊपर डाल दिया जाए तो फिर तो अल्लाह मालिक के क्या होगा, चमड़े का हाल। तो आपके पास ना यहाँ लिखा हुआ होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ रहा है, यहां पर 760 है, वहां पे कितना हो गया, 1500 हो गया। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। यहां पे बॉइलिंग पॉइंट 100 है और वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 120 है। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर इन दोनों को कंपैरिजन करो तो कम हो रहा है, क्योंकि ये सी लेवल है ना, इसी से हम सबको कंपेयर करेंगे। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो रहा है तो देखिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया। वहां एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत कम हो गया तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो गया। इसके कंपैरिजन यहां 100 था और वहां कितना हो गया, 25। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है। दूसरा इसके अंदर, अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर एक ही चीज है। एक और वर्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपको उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। मुसलसल हीट देंगे, जैसे जैसे हीट देते रहेंगे तो अंदर टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो अंदर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वही कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो आपके पास यही है कि अगर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कौन है उस तरफ अभी हम नहीं जाना है, बस बताने का मकसद ये है कि अगर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो फिर उसको वेपर बनने में ज्यादा हीट चाहिए होगा। ज्यादा हीट देने का मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो उसी को तो हम यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं। तो ये दोनों भी डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अच्छा अब डेफिनेशन पढ़िए तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि भाई बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों बराबर हो जाए तो उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। यहां बॉइलिंग पॉइंट 100 है, यहां 90 है, वहां 120 है और यहां पर 25 है। अगर इन तीनों के अंदर अगर हम अंडे को बॉईल करें तो किसमें अंडा जल्दी बॉईल हो जाएगा, तो भाई सबसे जल्दी अंडा वहां बॉईल होगा। और किसमें अंडा बॉईल ही नहीं होगा, हालांकि सबका अपना बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ये ठंडा पानी है, इसके अंदर अंडा बॉईल नहीं होगा, इसके अंदर अंडा डालिएगा तो काम नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बहुत ऊंचाई वाली जगह है ना, जहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत कम होता है, जैसे आपके बुक के अंदर लिखा होगा गोरखहिल सिंध, यानी कि बहुत ऊंचाई वगैरह वाली जगह है ये गोरखहिल, वहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ना बहुत कम होता है। आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ठीक गोरखहिल का कोई उन्होंने प्रेशर बताया नहीं एटमॉस्फेयर का, सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि अक्सर वहां का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से वहां खाना बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। अगर नॉर्मल खुले हुए बर्तन में खाना बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर कुकर वगैरह में बनाएंगे तो आसानी हो जाएगी। तो वो एप्लीकेशन में भी जाएंगे तो वहां पढ़ लेंगे। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हो गया, और ये दोनों फैक्टर हो गए जिस दोनों चीजों पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, जो सी लेवल पे हम मालूम करते हैं, जितना भी जो मालूम करते हैं ना हम सी लेवल पे करते हैं, तो सी लेवल पे जो टेम्परेचर आ रहा होता है थर्मामीटर के अंदर, उसको हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अदरवाइज आप किसी और जगह में जाके मालूम करते हैं तो उसको आप सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट कहोगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहोगे। सिर्फ सी लेवल वाले को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अच्छा, आपके बुक के अंदर कुछ प्रेशर कुकर के बारे में बताया जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बनता है, तो उसको समझने के लिए जगह मुझे रफ करना होगा, जो लिखना आप लिख लीजिए इसमें से।
अच्छा भाई, ये प्रेशर कुकर है, एक रफली तौर पे मैंने बनाया और इसके अंदर वाटर ऐड किया। जब प्रेशर कुकर में गोश्त गलाते हो तो जल्दी गल जाता है, या कोई भी खाना बनाते हो हमारे पास आसानी से हो जाता है और कम टाइम पर हो जाता है। अब आप जानते हैं कि इसका रीज़न कहाँ से निकलता है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट से ही होता है। प्रेशर कुकर को सबसे पहले तो हम क्लोज़ करते हैं। अगर प्रेशर कुकर का ढक्कन खुला है तो फिर गोश्त जल्दी निकलेगा। उसको टाइटली तौर पर हम क्लोज़ कर देते हैं ताकि कहीं से स्टीम ना निकले, क्योंकि स्टीम रहेगा तो फिर पूरा प्रोसेस होगा उसके अंदर। होता ये है कि जब आप इसके अंदर हीट, क्योंकि इसके अंदर ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अब काम नहीं करेगा, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर एक्सटर्नल प्रेशर कैसे क्रिएट होगा? देखिए, ये जो आपका लिक्विड का मॉलिक्यूल है ना यहाँ पर, ये जब आप हीट देना, जाहिर सी बात है हीट तो इसको देंगे, हीट के बगैर काम नहीं चलेगा। जब हम हीट देंगे तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है ना, ये गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, वेपर बनाएगा। ये रहा वेपर, इस तरफ आना शुरू होगा। अब इसको भले जितना इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाए, ये जगह जितना प्रेशर बढ़ जाए, ये उड़ नहीं सकता है, भले इसका 760 क्यों ना हो जाए। आप इसको जमीन में काम कर रहे हो सकता है कि वेपर प्रेशर हो गया यहाँ पे 760, क्या ये उड़ जाएगा? तो कैसे उड़ेगा? कंटेनर तो बने, यहाँ 760 जब हो रहा था तो मॉलिक्यूल उड़ जा रहा था, यहाँ नहीं उड़ेगा। अब ये ऊपर रुक गया, अब ये उल्टा काम करना शुरू कर देगा। जा तो ऊपर सकता नहीं है, ये नीचे अब आएगा ना तो इस लिक्विड के ऊपर अपना प्रेशर लगाना शुरू कर देगा। तो ये जो वेपर प्रेशर जो बना है ना, ये वेपर प्रेशर कट कर ये एक एक्सटर्नल प्रेशर की तरह काम करना शुरू कर देगा। ये एक एक्सटर्नल प्रेशर काम करेगा। यहां पर ये लिख देता हूं, एक्सटर्नल प्रेशर जो इस लिक्विड के ऊपर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो आ नहीं सकता, एटमॉस्फेयर को हमने ताल्लुक खत्म कर दिया। तो जो ये लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर बना है वही एक्सटर्नल प्रेशर की तरह काम करेगा। और कुकर प्रेशर के अंदर कहा जाता है कि कुछ 1500 टॉर तक जो एक्सटर्नल प्रेशर जाता है ऊपर से, यानी कि ऊपर जो प्रेशर है ना वो पहुंच गया 150 गलत कह दिया, 1500 टॉर। तो ऊपर से 1500 टॉर लग रहा है, ये इधर कर रहा है, आप मुसलसल इसके अंदर हीट दे रहे हो। तो 1500 टॉर के अंदर कहां गया, ये रहा टेम्परेचर, कहां तक जा सकता है? 120 डिग्री तक जा सकता है। तो ये 120 डिग्री तक चला जाएगा, जिसकी वजह से अगर यहां कोई चीज गलाओगे ना जल्दी गलेगा। जबकि ये नॉर्मल आप फिनोमिना में चेक करोगे, यहां पे ज्यादा हुआ तो आपने एक ढक्कन ढाक दिया, ढक्कन ढाकोगे तो उसके साइडों से गैस निकल रहा होता है, तो वहां पर ये वाला काम नहीं होगा, साइड से गैस निकलता रहेगा। इसको तो हमने टोटली तौर पर क्लोज कर दिया, ऊपर सारा वेपर आ चुका है, वो यहां से धक्का लगा रहा है और ये मजीद वेपर जो बन रहा है ये यहां से अपना धक्का लगा रहा होगा, जिसकी वजह से अंदर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि 100 से 120 तक चला गया। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक कोई भी चीज जल्दी बनेगा। तो यही आपकी किताब के अंदर जब आप लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह के अंदर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इन प्रेशर कुकर स्टीम इज प्रिवेंटेड टू गेट एस्केप। प्रेशर कुकर के अंदर हम जो इसके ना स्टीम बनता है ना उसको उड़ने से बचाते। अगर स्टीम उड़ गया तो फायदा क्या हुआ? आपने प्रेशर कुकर में ऑन किया, ऊपर एक चीज होता है, इसको हटाते तो यहां से वेपर निकलता है, हर 2 मिनट बाद वेपर इसके अंदर से ना इसको खोल दीजिए, जब वेपर निकलना शुरू हो जाए, जो गोश्त गला रहे हो ना वो जल्दी नहीं गलेगा। स्टीम को अंदर रोके रखना, जब अंदर रुकेगा तभी काम होगा। तो इन प्रेशर कुकर स्टीम इज प्रिवेंटेड टू गेट एस्केप, हिंस इट हेल्प्स टू बिल्ड ग्रेटर प्रेशर ओवर द वाटर। वाटर के ऊपर ये बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना शुरू कर देते। ये रहा वाटर के ऊपर ये वेपर बनता है, प्रेशर लगाना शुरू कर देता है, प्रेशर ओवर द वाटर सरफेस इनसाइड द पोट, यानी जो बर्तन वगैरह, पोट का मतलब बर्तन। एंड एज अ कंसिक्वेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेस। जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है, नॉर्मल जो पोट या नॉर्मल जो बर्तन है उसके अंदर करिएगा तो 100 डिग्री, अगर प्रेशर कुकर में करिएगा तो ये राइज कर देता है, 120 डिग्री तक पहुंचा देता है। देन दैट लीड्स टू द डिक्रीज इन कुकिंग टाइम, जो कुकिंग टाइम वगैरह उसको ये बहुत कम कर देता है। एक एप्लीकेशन ये, और एक और हमारे कोर्स के अंदर मौजूद है ग्लाइसरीन वाला, तो इसको अगर लिखना तो लिखिए, अब दूसरा एप्लीकेशन करने के लिए मुझे जगह चाहिए होगा। ठीक है, तो ग्लाइसरीन अब एक ये कंपाउंड है, इसको हमने हीट दिया और ऊपर से अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको करूंगा तो एटमॉस्फेयर का 760 टॉर है, ये बॉयल हो जाता है 290 डिग्री सेल्सियस के अंदर। 290 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये बॉयल तो हो जाएगा, लेकिन 290 के अंदर ये डिकम्पोज भी हो जाएगा। तो फायदा क्या हुआ? बॉयल होना अलग चीज है, डिकम्पोज होना अलग चीज है। बॉयल के अंदर सिर्फ स्टेट चेंज होता है, लिक्विड वेपर में जाता है। डिकम्पोज का मतलब चीज ही खराब हो गई, जल गया। तो अब आप इसको बॉयल नहीं कर सकते हो। अब इसको बॉयल करने का एक तरीका यह है कि आप किसी तरह से वैक्यूम की मदद से ना यहाँ पे प्रेशर कम करवा दो। तो हम यही करते हैं भाई, ये जो प्रेशर है इस तरफ किसी तरह से वैक्यूम की मदद से प्रेशर को कम करते हुए, यहाँ आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है 50 टॉर तक लेकर चले जाते हैं।
जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर 50 टॉर होगा तो जो वाटर वो बॉयल है वो जल्दी हो जाएगा, वो 210 डिग्री में बॉयल हो जाएगा। सॉरी, वाटर नहीं, ग्लाइसरीन। तो ये हमारे पास एक बेनिफिट हो गया। अब ये सब क्यों इस्तेमाल करते हैं इस तरफ तो हम नहीं जाएंगे, वैसे आसान से अल्फाज में कहा जाए वैक्यूम डिस्टिलेशन वगैरह के लिए ये फिनोमेना यूज होता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर वैक्यूम की मदद से कम कर दिया, जो चीज देर से बॉयल होने वाला था वो जल कम टेम्परेचर में बॉयल हो जाएगा, इससे आपका चीज जलेगा भी नहीं और हमारे पास जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कम टेम्परेचर में आ जाएगा, चीज बॉयल हो जाएगा। इसको पेट्रोल वगैरह के अंदर, फ्रिक्शन डिस्टिलेशन वगैरह के अंदर भी सारा फिनोमेना इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल उस तरफ आपने नहीं जाना है। अच्छा, आपके बुक के अंदर एक एमसीक्यूज भी दिख रहा होगा कि एक लिखा होगा, आपके सामने नजर आ रहा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्ड किया गया है 4 अलग अलग शहर का है, नथिया गली है, हुंजा है, मरी है और गिलगित है। और पूछा जा रहा है कि सबसे पहले वाटर कहाँ पे बॉयल होगा। तो वाटर का ताल्लुक, या वाटर या कोई भी लिक्विड का, उसका ताल्लुक होता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। जहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे बॉयल देर से होगा, जहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है वहां बॉयल जल्दी होता है। जैसे सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने यहां पर बनाया 24, तो ये 25 डिग्री के अंदर ही बॉयल हो गया। सबसे ज्यादा यहां पर मैंने रखा था एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो इसको बॉयल होने में ज्यादा देर लगा है। तो अगर आप इसमें जवाब देखिएगा तो 4 जगह है, नथिया गली के अंदर 700 टॉर है, हुंजा के अंदर 650 टॉर है और मरी के अंदर 710 टॉर है और गिलगित के अंदर 600 टॉर है। तो सबसे कम जो हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है गिलगित के अंदर 600 टॉर है। तो सबसे पहले जो वाटर पहले नंबर में बॉयल होगा वो गिलगित में होगा। अगर पूछा जाए सबसे आखिरी में कहां पर होगा तो मरी के अंदर 710 से सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा टाइम मरी के अंदर लगेगा वाटर को बॉयल होने में। तो ये आपके एमसीक्यूज आया हुआ था, पास पेपर का सवाल है, तो साथ में मैंने इसको भी आपके सामने रख दिया गया ताकि आपके सामने आ जाए पेपर में तो आप इसको सॉल्व कर सको। अब आएंगे अगले टॉपिक के अंदर जहां पे हम बॉइलिंग और एवापोरेशन के डिफरेंस को देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या छोटा छोटा डिफरेंस होता है। इनकेस अगर कभी पेपर के अंदर दोनों का डिफरेंस आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो लिखने में, कम से कम 4-4 पॉइंट तो आपको आना चाहिए दोनों के डिफरेंस का। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में डिफरेंस वाले में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।